नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास आइकमैन ट्रायल, जिसको पूरा नाम जिसका कहा जाए तो वो है अडोल्फ आइकमैन। ट्रायल भी कह सकते हैं आप इसको, केस भी कह सकते हैं। आइकमैन एक फॉर्मर नाजी सीनियर ऑफिशियल था, यानी कि जो जर्मनी की तरफ से एक आर्मी रेज की गई थी जिसे नाजी भी कहा जाता है, उसका एक बहुत बड़े पद पर ऑफिशियल था। उसने पार्टिसिपेट किया था हॉलोकॉस्ट में, यानी कि जो बड़े पैमाने पर नरसंहार किया गया था ज्यूज़ का जर्मन्स के द्वारा, उसमें उसने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। और जो फाइनल सॉल्यूशन था जिसमें कि एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से ज्यूज़ की किलिंग की गई थी, उसमें उसका बहुत पिविटल या महत्वपूर्ण रोल रहा था। और यही कारण था कि उसका जो ये ट्रायल जो था वो हेल्ड किया गया था। आइकमैन को द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद, उसका जैसे ही समाप्त होता है उसके एकदम बाद जो है यूएस के ट्रूप्स या जो उसके सैनिक होते हैं वो पकड़ लेते हैं। पर वो किसी तरह से जो मैनेज कर लेता है उस जेल से जहाँ पर उसको रखा होता है, और 1946 में वो वहाँ से भाग निकलता है। और बहुत सारे साल जो है वो नेक्स्ट वो जर्मनी में ही बिताता है, एक दूसरी आइडेंटिटी या दूसरे नाम के साथ। और फिर कुछ सालों बाद वो जर्मनी से भी भाग जाता है, किसी तरह से वो मैनेज कर लेता है, वहाँ से एस्केप कर जाता है। और फिर वो सेटल डाउन करता है अर्जेंटीना में 1958 में, और वहाँ भी वो एक अलग आइडेंटिटी से रहता है और अपना कामकाज करता है। पर 1960 को उसको अर्जेंटीना में ही अरेस्ट या कैप्चर कर लिया जाता है इज़राइल की सीक्रेट सर्विसेज से, जिसको कि मोसाद के नाम से जाना जाता है। और वो उसको किसी तरह से सफल हो जाते हैं इज़राइल लाने में। हालांकि इस हरकत का, जो कि इज़राइल की सीक्रेट सर्विसेज के द्वारा की जाती है, उसका अर्जेंटीना के द्वारा विरोध किया जाता है और कहा जाता है कि भाई ये जो है वो हमारी संप्रभुता या सोवरेनिटी जो है उसका उल्लंघन है। पर फिर लेटर ऑन इज़राइल किसी तरह से डिप्लोमेटिक चैनल्स के द्वारा इस मुद्दे को सेटल डाउन कर लेता है। आइकमैन का जो ट्रायल है वो इज़राइल में जेरूसलम में हेल्ड किया जाता है 3 जज बेंच के सामने। पर यहाँ पर एक समस्या जो थी वो उभर के सामने आई कि भाई जब ये हॉलोकॉस्ट हुआ था या फाइनल सॉल्यूशन हुआ था, तब इज़राइल एज ए कंट्री तो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और जब कंट्री ही नहीं होगा तो कंट्री का कानून भी नहीं होगा। जब कानून ही नहीं होगा तो उस कानून के लिए सज़ा कैसे दे सकते हैं आप, जो कि तब था ही नहीं जब इस तरह का अपराध हुआ। तो ये एक तरह से पोस्टो फैक्टो लॉ जो होता है, एक्स पोस्टो फैक्टो लॉ, उसकी सिचुएशन जो थी यहाँ पर उभर के सामने आई। इसी के लिए कुछ लोगों ने ये सुझाव दिया कि भाई इसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है ट्राई किया जाए, जिसका जो ट्रायल हेल्ड किया जाए। या फिर कुछ लोगों ने कहा कि इसका ट्रायल जो है वो जर्मनी में हेल्ड किया जाए। पर इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ, यानी इन सब बातों को दरकिनारा कर दिया गया। और जहाँ तक बात करें आइकमैन के अपने बचाव में कुछ कहने की, तो उसने कहा कि पहली बात तो यह है कि मैं एंटी सेमेटिक नहीं हूँ, यानी कि मैं ज्यूज़ के खिलाफ किसी तरह का मेरे दिल में कोई नफरत नहीं है, या मैं इस तरह की कोई चीज़ उनमें बिलीव नहीं करता हूँ। और दूसरों के द्वारा किया गया किसी भी तरह से कोई अत्याचार, क्रुएल्टी जो है, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। उसने ये भी मेंशन किया कि उसने जो इज़राइल है उसका लिटरेचर या उसका साहित्य है वो पढ़ा है, और उसने जो बुक है अडोल्फ हिटलर के द्वारा मीन काम्फ जो लिखी गई है उसको नहीं पढ़ा है। पर साथ ही उसने ये भी कहा कि वो एक आज्ञाकारी नौकरशाह रहा है, और जो भी काम उसे सौंपा गया है उसको उसने निभाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। फर्दर उसने मेंशन किया कि भाई उसने किसी भी तरह के कानून की उल्लंघना नहीं की है। पर जहाँ तक सवाल है ज्यूज़ को मास लेवल पर किलिंग करने का, जब बहुत बड़े पैमाने पर उनकी हत्या करने का, तो उसके पास इस तरह का ऑर्डर था, पर उसका इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है किसी भी तरह से नहीं थी, या इस बिज़नेस में उसका किसी भी तरह से कोई हाथ नहीं था। और फर्दर उसने कहा कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इतनी है कि उसका जो रोल है वो ट्रांसपोर्टेशन में था, यानी कि ज्यूज़ को एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसपोर्ट किया गया था उसका चार्ज उसके पास था। और उसके लिए जो भी नतीजे हुए हैं, या इससे जो भी नतीजे हुए हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, उसमें उसको किसी भी तरह का कोई भी रिग्रेट या रिमोर्स या पछतावा नहीं है। तो कुल मिलाकर जो निष्कर्ष देखें यहाँ पर निकलता है कि आइकमैन जो है वो बहुत क्लेवरली अपने आप को डिफेंड भी कर रहा है, और एडमिट भी कर रहा है कि भाई उसके काम की वजह से जो भी कंसिक्वेंसेस या उसके जो भी परिणाम आए हैं उसको लेकर उसके दिल में किसी तरह का कोई रिग्रेट या पछतावा भी नहीं है, और उसने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई है। आइकमैन का ट्रायल जो है वो 11 अप्रैल से लेकर दिसंबर 15 1961 तक चलता है। दिसंबर 11-12 जो होती है 1961 की, उसमें उसको कन्विक्ट किया जाता है
क्राइम अगेंस्ट ज्यूस पीपल, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स और मेंबरशिप इन अ क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और उसको जो मृत्यु दंड की सज़ा है वो सुनाई जाती है 15 दिसंबर 1961 को। इसके पश्चात जो एक अपील दायर की जाती है आइकमैन के द्वारा इजराइल के सुप्रीम कोर्ट में, पर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है उसको एज इट इज़ मेंटेन किया जाता है। और फिर जो है 31 मई या फिर 1 ऑफ द जून 1962 को आइकमैन को फांसी दे दी जाती है। इसमें थोड़ा सा फैक्ट जो है वो 50-50 है, कई जगह पर मई 31 है, कई जगह पर 1 ऑफ द जून 1962 है। धन्यवाद।